स्वागत है आपका एम एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। अभी तक हम वर्णमाला के 5 पार्ट देख चुके हैं, तो इसी वर्णमाला की श्रृंखला में आज हम वर्णमाला का 6वां पार्ट देखने जा रहे हैं। अभी तक हमने स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण देखा। आज हम देखने वाले हैं वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों के अगर वर्गीकरण की मैं बात करूं तो पहला वर्गीकरण किया जाता है घोषत्व के आधार पर। अब घोषत्व का मतलब क्या होता है आपके पास? घोष का मतलब होता है आपके पास स्वर तंत्रियों में कंपन। घोष इसका मतलब होता है स्वर तंत्रियों में कंपन, यानी जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो देखते हैं कि हमारे जो स्वर तंत्र है यहाँ पे कंपन हो रहा है या नहीं। ठीक है, घोष की अगर मैं बात करूं, एक होता है सघोष और एक होता है अघोष। ठीक है, ये आपके पास सा और प्लस घोष, तो सा उपसर्ग लगा है, सा का मतलब होता है सहित और घोष का मतलब होता है कंपन। यानी सघोष वे वर्ण कहलाते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र के भीतर कंपन उत्पन्न होता है। जबकि बात करो अघोष की, तो ये बना है आ उपसर्ग और घोष शब्द से। आ का मतलब होता है उपसर्ग का नहीं और घोष का मतलब कंपन। यानी अघोष की परिभाषा बन जाएगी कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, बात करो अगर मैं यहाँ पे अघोष की, तो अघोष की परिभाषा कहती है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्र के भीतर कोई कंपन उत्पन्न ना हो। ठीक है, यानी कहने का पर्पज, जब मैं किसी वर्ण का उच्चारण करूंगा तो मेरे कंठ के भीतर कोई भी कंपन उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, अब अघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं आपके पास? ये आता है आपके पास हर वर्ग का प्रथम और द्वितीय व्यंजन, और उसके अलावा आते हैं जो आपके पास सा है, जो 3 प्रकार से सा लिखी जाती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे अघोष की, जैसे सपोज हमारे पास ये का वर्ग है, तो का वर्ग का प्रथम वर्ण होता है का और दूसरा होता है खा। ऐसी चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग की मैं बात करूं तो इनके होते हैं चा, छा, टा, था, ता, था, पा और पा। ये सभी पहले और दूसरे व्यंजन कहलाते हैं आपके पास अघोष। हर वर्ग का ये पहला व्यंजन है और ये दूसरा, तो ये कहलाते हैं अघोष। इनके अलावा ये जो आपके पास 3 प्रकार से जो सा लिखी जाती है, एक सा आपके पास ये हो जाती है, एक ये वाली सा और ये वाली सा। यानी जो आपके पास हर वर्ग का पहला और दूसरा तो आएगा ही आएगा, इसके साथ साथ में आपके पास 3 प्रकार की जो सा है वे भी हमारे पास अघोष में आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सघोष। सघोष की परिभाषा क्या कहती है आपके पास? सघोष की परिभाषा कहती है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्र के भीतर कोई कंपन उत्पन्न होता है वे सघोष कहलाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन, और उसके अलावा आ जाता है हा। ठीक है, ये बात करूं यहाँ पे तो इसका 5वां वर्ण है गा, घा, गा, जा, झा, या, डा, ढा, अणा, दा, धा, ना, वा, भा, मा। ये तीसरा वर्ण है, ये चौथा और ये 5वां, ये कहलाते हैं सघोष व्यंजन। जबकि स्टार्टिंग के 2 कहलाते हैं अघोष और ये 3 कहलाते हैं सघोष। ठीक है, इनके अलावा आपके पास सघोष में तीसरे, चौथे और 5वें के अलावा आ जाते हैं कौन? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा, और इसके अलावा एक और व्यंजन आता है हा। ठीक है, तो अघोष में हो गया पहला, दूसरा और सा, शा, शा। जबकि सघोष में आपके पास तीसरा, चौथा, 5वां और उसके अलावा अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा और एक और आता हा। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं बात करूं, आगे हमारे पास आ जाते हैं प्राण या काकल के आधार पर। ठीक है, तो प्राण या काकल का मतलब होता है आपके पास, प्राण का अर्थ होता है हवा या सांस से। यानी जब हम वर्णों का उच्चारण करेंगे तो हमारे मुख से किसी वर्ण के उच्चारण करने में कितनी सांस आ रही है, कितनी नहीं आ रही, किस वर्ण के उच्चारण में अधिकतम हवा आ रही है और किस वर्ण के उच्चारण में कम हवा आ रही है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के होते हैं अल्प प्राण। ठीक है, अल्प का मतलब होता है कम या थोड़ा, प्राण का मतलब सांस। यानी अल्प प्राण का मतलब हो गया जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले और
महाप्राण का मतलब होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले। ठीक है, अल्प प्राण में कम हवा निकलेगी और महाप्राण में ज्यादा हवा। यहाँ पे अल्प प्राण की बात करूं तो डेफिनेशन कहती है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकले, यानी जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख द्वार से कम हवा निकलती है। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा और इसके अलावा अंतस्थ 11 अलावा। का वर्ग की बात करूं तो का वर्ग में आपके पास जो का, खा, गा, घा, गा। ऐसी चावल की बात करूं तो चा, छा, जा, झा, या। ऐसी टावर की बात करूं तो टा, ठा, डा, ढा, अण। अब यहां देखिए ये क्या कह रहा है आपके पास अल्प प्राण की परिभाषा कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम हवा निकले, और होते कौन से? पहला, तीसरा, पांचवा, यानी ये पहला, ये तीसरा और ये पांचवा, ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आपके पास अल्प प्राण। और इनके अलावा याद रखना या, रा, ला और वा जो अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, ऐसे टावर की बात करूं तो यहाँ पे आ जाएगा पहला, तीसरा और पांचवा। ऐसे टावर की बात करूं पहला, तीसरा और पांचवा। ऐसी अगर टावर की बात करूं तो पहला, तीसरा, पांचवा। पावर की बात करूं तो पहला, तीसरा, पांचवा और इनके अलावा जो चार होते हैं आपके पास अंतस्थ, या, रा, ला, वा, ये सभी आपके पास अल्प प्राण में आते हैं। ठीक है, चल आगे अगर मैं बात करूं महाप्राण की तो महाप्राण का मतलब होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से अधिक हवा निकले उन्हें महाप्राण, यानी बहुत ज्यादा हवा निकले। जैसे आप कहते हो यहाँ पे ये लिखा है हर वर्ग का दूसरा और चौथा, यानी दूसरा हो गया का वर्ग का खा। तो खा का जब उच्चारण करते हो तो हवा ज्यादा निकलती है, मुंह द्वार पूरा होता है खा, है ना? तो हवा ज्यादा निकल रही है तो हर वर्ग का दूसरा यानी ये हो गया आपके पास खा, ये हो गया आपके पास घा। दूसरा और चौथा ये क्या कहलाता है? महाप्राण। और इसके अलावा हमारे पास बच जाते हैं श, जो 3 प्रकार से सा लिखी जाती है और एक और आ जाता है हा। ठीक है, तो अल्प प्राण में 1, 3, 5, उसके अलावा बच जाता है 11 अलावा। महाप्राण में 2 और 4 और उसके अलावा जो शा, शा, शा और एक और आ जाता है हा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बात करूं यहाँ पे अयोगवाद की। ठीक है, तो अयोगवाद की परंपरा का देखिए अयोगवाद की बात जब मैं करूं तो अयोगवाद में हमारे पास 2 वर्ण आते हैं अंग और आहा। ठीक है, अंग और आहा, जिसको आप यूं लिखते हो, एक हो गया यो और एक होता है आहा। अंग और आहा ये दोनों क्या कहलाए जाते हैं? ये अयोगवाद नाम दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात है कि वैसे तो हम अंग और आह का जब उच्चारण करते हैं या अंग और आह को माना जाता है स्वरों के अंदर, तो जब हम पढ़ते हैं कि कुल स्वरों की संख्या तो हम 13 बताते हैं, उनमें हम अंग और आह को काउंट भी करते हैं। लेकिन स्वर की परिभाषा कहती है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी किसी और की सहायता नहीं लेते। जैसे मैं उच्चारण करूं अ का, तो जब मैं अ कहता हूं तो मुझे कोई और ध्वनि नहीं सुनाई देती। जैसे मैं आपके पास ई कहूं तो मुझे कोई और ध्वनि नहीं सुनाई दी, है ना? लेकिन हो क्या रहा है कि जब मैं उच्चारण करता हूं अंग का, तो अंग के साथ आ तो आ ही रहा है, साथ में एक और आपके पास क्या आ रहा है? व्यंजन आ रहा है। यानी है तो ये स्वर लेकिन सहायक, लेकिन और इसके साथ आ कौन रहा है? व्यंजन। ऐसी जब मैं बात करता हूं आहा, तो आ के साथ मुझे एक और ध्वनि सुनाई दे रही हा। ठीक है, यानी स्वर तो इन्हें माना ही गया, लेकिन जब ये उच्चारण किया जा रहा है तो ये व्यंजन की सहायता कर रहे हैं, व्यंजन की मदद ले रहे हैं। तो परिभाषा क्या कह रही है कि परंपरा के अनुसार अंग और आ को रखा जाता है स्वर के भीतर। ठीक है, लेकिन इनका उच्चारण व्यंजनों की भांति आ स्वर के साथ होता है। जैसे आप उच्चारण करो यहाँ पे का, जब आप का कहते हो तो इसके साथ एक और ध्वनि आ रही आ की, कहोगे का तो का के साथ एक और ध्वनि आती स्वर की। ऐसे यहाँ पे मैं कहूं अंग, तो जब मैं अंग कहता हूं तो ध्वनि आ रही है व्यंजन की। ठीक है, तो अर्ध स्वर होता है इसलिए इन्हें स्वर माना जाता है, किंतु ये व्यंजन के लिए उच्चारण वहन करते हैं। ठीक है, अतः इनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाद कहा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? है तो क्या ये स्वर, लेकिन जब उच्चारण करोगे तो क्या करते हैं? अंग, यानी किसकी मदद ले रहे हैं? व्यंजन। और स्वर की डेफिनेशन क्या कहती है कि स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है,
जबकि ये क्या इसकी सहायता ले रहे हैं व्यंजन की। और व्यंजन की परिभाषा क्या कहती है? व्यंजन की परिभाषा कहती है कि व्यंजन क्या करते हैं? स्वर की मदद लेते हैं, स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, यानी ये स्वर में भी काउंट किए जाते हैं और व्यंजन में भी। तो इसलिए इन्हें स्वर भी माना जाता है और व्यंजन भी माना जाता है। ठीक है, और आगे क्या कहा जाए कि अयोग वाह को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी माना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी माना गया है। उनको किसको कहा जाता है? अंग और आह। अंग को अनुस्वार नाम दिया जाता है, इसको ये जो आपके पास है ना पंचमाक्षर की जो ध्वनि, इसको अनुस्वार कहा जाता है और इसको विसर्ग नाम दिया जाता है। तो अनुस्वार और विसर्ग दोनों को क्या नाम दिया गया है? अयोग वाह नाम दिया गया है। ये लिखा है यहाँ पे अंग। तो जब ये अनुस्वार किसमें? पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाता है, ऐसे आ जो विसर्ग है वो आ में परिवर्तित आ की जो ध्वनि सुनाई दी। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास है नवनिर्मित ध्वनियां या विदेश से आगत ध्वनियां, या एक और नाम से जाना जाता है ग्रहित ध्वनि। नवनिर्मित ध्वनियां, विदेश से आगत ध्वनियां, या फिर एक और नाम से जाना जाता है ग्रहित ध्वनियां। ये क्या होती है आपके पास? देखिए हुआ क्या कि जब भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों का आक्रमण हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ? उनकी भाषा का प्रचार प्रसार हुआ है ना। तो जब उनकी भाषा का प्रचार प्रसार हुआ तो हमारी भाषा में भी उनके कुछ शब्द मिल गए, और जब हम उनका उच्चारण करते तो उच्चारण में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता। जिनकी वो मातृभाषा जब वो उच्चारण करते तो उनकी कुछ जब उच्चारण करते तो उसका कुछ अलग ही तरीके से उच्चारण करते, और हमसे वो उच्चारण हो नहीं पाता। ये लिखा है कि उर्दू भाषा के शब्दों का सही उच्चारण देने के लिए कुछ व्यंजनों के नीचे तल पर बिंदु, जिसे हम नाम देते हैं नुक्ता, लगाया जाता है। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? आगत व्यंजन। क्या कहा जाता है? आगत, या विदेश से नवनिर्मित ध्वनियां, या फिर विदेश से आगत ध्वनियां, या ग्रहित ध्वनियां नाम दिया जाता है। देखिए जब उर्दू भाषा के लोग यहाँ पे आए तो जैसे शब्द है जिंदगी, है ना, हमने क्या लिखा? हमने लिख दिया यहाँ पे जिंदगी। लेकिन जब कोई उर्दू भाषा जिसकी मातृभाषा उर्दू रही होगी वो इसका उच्चारण करेगा जिंदगी, तो ये झंकार जो उत्पन्न होती है वो हो रही है। लेकिन जब हम इसका उच्चारण कर रहे थे हम क्या कर रहे थे? हम इसे पढ़ रहे थे जिंदगी। हमारा कहना था जिंदगी और वही कहते जिंदगी, तो दोनों में जो झंकार उत्पन्न हो रही थी वो हमसे नहीं हो पा रही थी। तब जाके भाषा के कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा ये मत दिया गया कि अगर हमको अपनी भाषा में उनका सही उच्चारण देना है तो हम कुछ व्यंजन जो हमारे पास कौन है? का, खा, गा, जा और फा के नीचे तल पर नुक्ता, जैसे ये जो बिंदु है इसको नाम दिया जाता है नुक्ता। ये जैसे का लिखा और इसके नीचे ये बिंदु लगा दिया तो इसका नाम है नुक्ता। इसको क्या कहा जाता है? इसको नाम दिया जाता है नुक्ता। तो नुक्ता लगाया जाता है इनके नीचे तल पर। ठीक है, इसको ये इसके नीचे तल पर बिंदु हो गया आपके पास, इसको नाम दे दिया नुक्ता। नीचे तल पर नुक्ता लगा दिया। अब हम जब इनका उच्चारण करेंगे तो हमारा वो उच्चारण उनकी तरह हो जाएगा। यानी जब मैं इसका उच्चारण करूंगा यहाँ पे, यानी जब मैं अब इसका उच्चारण करूंगा यहाँ पे, इसके नीचे तल पर क्या लगा है? बिंदु लगा है जा के नीचे। और कौन कौन से है वो? का, खा, गा, जा और फा, और सबके नहीं, सिर्फ इन पांचों के। तो जब मैं इसका उच्चारण करूंगा तो मैं इसका उच्चारण क्या करूंगा? जिंदगी। ऐसे में जब गजल का उच्चारण करूंगा तो क्या बोलूंगा? गजल। ऐसे जब मैं जख्म का उच्चारण करता हूं तो मैं कहूंगा जख्म। ठीक है, इनमें क्या उत्पन्न होती है? झंकार उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये हुई आपके पास नवनिर्मित ध्वनियां या विदेश से ग्रहित, विदेश से आगत ध्वनियां, या एक और नाम क्या कहेंगे इनको? ग्रहित ध्वनियां। ठीक है, इनके नीचे तल पर नुक्ता लगाया जाता है। का, खा, गा, जा और फा के नीचे तल पर क्या लगाया जाता है? नुक्ता लगाया जाता है। तो ये हमने क्यों किया? ये हमने इसलिए किया कि उर्दू भाषा के शब्दों का सही सही उच्चारण देने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है अंग्रेजी ध्वनियां या आगत स्वर।
ठीक है। अंग्रेजी ध्वनियां आगत कर क्या हुआ, देखिए हमारे देश में अंग्रेज भी आए, है ना, तो उन्होंने अपनी मातृभाषा का क्या किया, प्रयोग किया। तो जब उन्होंने अपनी मातृभाषा का प्रयोग किया, तब वहां पे क्या हो गया, तो उनके भी कुछ वर्ण थे जिनका हम सही ढंग से उच्चारण नहीं कर पा रहे थे। तब हमारे भाषा विद्वानों के द्वारा कहा गया कि उनके ऊंचे तल पर, ऊपर वाले तल पर अर्धचांद लगाया जाए, तो उनका उच्चारण उसी तरीके से किया जाए। ठीक है, यानी परिभाषा की बात करूं, अंग्रेजी भाषा के शब्दों का सही उच्चारण देने के लिए देवनागरी लिपि में लिखते समय अर्धचांद, ठीक है, अर्धचांद का प्रयोग होता है, अर्धचांद का प्रयोग होता है, उन्हें आगत स्वर ऑब्लिक अंग्रेजी ध्वनियां कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या बात, जैसे मैं बात करूं यहां पे अंग्रेजी जो भाषा के शब्द है, तो जैसे सपोज शब्द है आपके पास कॉलेज, तो जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो अंग्रेज अपनी भाषा में इसका उच्चारण करते हैं कॉलेज, लेकिन हम इसका उच्चारण क्या करते हैं, कॉलेज। तो हम कह रहे हैं कॉलेज और अंग्रेजों के द्वारा उच्चारण किया जाता है कॉलेज का, है ना। जैसे शब्द आपके पास काफी, है ना, हॉस्पिटल। तो हमारे भाषा के वैज्ञानिकों के द्वारा क्या सुझाव दिया गया कि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो इनके ऊपर अर्धचांद लगा दिया जाएगा। और अब हम इनका उच्चारण कैसे करेंगे, अंग्रेजों की भांति, यानी अब इसे क्या कहेंगे, कॉलेज, इसको कॉफी और इसको हॉस्पिटल। और अगर ये हम नहीं लगा रहे थे इसके ऊपर अर्धचांद, तब इसका उच्चारण क्या होता, कॉलेज। हम कह रहे थे कॉलेज और अंग्रेजों का उच्चारण था कॉलेज। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा के सही शब्दों का उच्चारण देने के लिए इनके ऊंचे तल, ऊपर तल पर हमने क्या लगा दिया, अर्धचांद। ठीक है, और अब इनका उच्चारण किसकी तरह हो जाएगा, इनका उच्चारण हो जाएगा आपके पास अंग्रेजों के भाषा की तरह, यानी अंग्रेजों की तरह इसका क्या किया जाएगा, उच्चारण। जैसे एक और है शब्द डॉक्टर, तो ये पढ़ रहे थे डॉक्टर, अभी तक हम इसे क्या पढ़ रहे थे, डॉक्टर, लेकिन अब इसके ऊपर अर्धचांद आ जाएगा तो अभी क्या बन जाएगा, डॉक्टर। ठीक है, तो ये आपके पास है अंग्रेजी ध्वनियां या फिर आगत स्वर। अगला है आपके पास द्वित्व व्यंजन। ठीक है, तो द्वित्व व्यंजन की परिभाषा क्या कहती है, जब किसी शब्द में लगातार एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, द्वितीय व्यंजन कहलाता है आपके पास। अब जैसे सपोज मैं एक आपके पास एग्जांपल दूं, जैसे शब्द है आपके पास बच्चा, द्वितीय व्यंजन की परिभाषा क्या कहती है कि जब किसी शब्द में लगातार एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार, जब मैं इसका वर्ण विच्छेद करूंगा तो देखिए क्या है, बा, आ,
आधा चा, ऐसी आपके पास चा और, तो ये हमारे पास लगातार दो स्वर, लगातार दो व्यंजन, लगातार दो व्यंजनों की आवृत्ति, लगातार दो व्यंजनों की आवृत्ति हो रही है, तो इस केस में इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा द्वितीय व्यंजन। ऐसी एक और शब्द लेते हैं हम, जैसे सपोज शब्द है आपके पास दिल्ली, तो जब दिल्ली का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा? द, छोटी ई, आधा ला और ए, तो यहां पे भी लगातार दो व्यंजन आ चुके हैं आपके पास, ठीक है। अच्छा, एक और देखिए, जैसे शब्द है सपोज बनना, जब मैं इसका वर्ण विकसित करूंगा बनना का, तो क्या बन जाएगा? बा, आ, ना और आ, तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा? ये भी, सॉरी, ठीक है, ये आपके पास ना को जब तोड़ोगे तो ये बनेगा ना, तो ये भी हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास द्वितीय व्यंजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहां देखिए, ये बात कर रहा है कि लगातार दो व्यंजन आने चाहिए, एक व्यंजन यहाँ पे आ रहा, इसके बाद ये स्वर आ गया, ये फिर व्यंजन और ये स्वर और ये फिर व्यंजन, यानी व्यंजन के बाद स्वर, व्यंजन फिर स्वर, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये द्वितीय व्यंजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लगातार आने चाहिए आपके पास दो व्यंजन, यहाँ पे क्या हो रहा है? एक व्यंजन आ रहा है फिर स्वर आ रहा है, तो ये नहीं होगा आपके पास, ये आपके पास नहीं होगा, ठीक है, समझ के बात को। चलिए एक और यहां समझिए, बनना नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहां पहले क्या रहा? व्यंजन, उसके बाद स्वर। हमने क्या कहा कि लगातार आने चाहिए, जैसे एक शब्द में लिखूं उज्ज्वल, तो जब इसका वर्ण विच्छेद करूंगा तो एक आ जाएगा उ, अब आ जाएगा आधा जा, फिर आ जाएगा आधा जा, फिर वा, आ, ला, तो ये यहाँ पे लगातार दो व्यंजन आ गए, इसको भी क्या कहेंगे? इसको भी हम कहेंगे द्वितीय व्यंजन, ठीक है। चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं। लास्ट बचता आपके पास, लास्ट टॉपिक है वर्णमाला का, वो है आपके पास कारांत, ठीक है। कारांत की डेफिनेशन क्या कहता है कि कारांत वे शब्द कहलाते हैं जो जिनका अंत किसी स्वर से होते हैं। जब किसी शब्द का अंत किसी स्वर से होता है तो उस शब्द को, उस स्वर का कारांत कहते हैं, ठीक है। चल देखिए, जब किसी शब्द का अंत किसी स्वर से होता है तो वह उस स्वर का कारांत कहलाता है, तो वह उस स्वर का कारांत कहलाता है, ठीक है। कारांत की बात करो तो कारांत कौन कौन से होते हैं आपके पास? एक होता अकारांत, एक होता आकारांत, जितने भी स्वर है आपके पास, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, एकारांत, पूरा स्वर तक आपके पास क्या चलेगा? एकारांत, 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 उकारांत, औकारांत और अंकार, अंग भी आ जाता आपके पास, ठीक है। चल बढ़े आगे, यहाँ पे हम एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे शब्द है, सपोज एक शब्द ले लेता हूं मैं, मोहन। जैसे मैंने शब्द लेता हूं मोहन, क्या कहते हैं? जब किसी शब्द का अंत किसी स्वर से होता है, तो जब मैं इसका वर्ण, जो अंतिम शब्द है, अंतिम वर्ण है, इसका वर्ण विच्छेद करूंगा तो क्या हो जाएगा? ना और आ, इसकी जो समाप्ति हो रही है किसको हो रही? आ है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं अकारांत, इसको क्या कहेंगे? अकारांत, ठीक है। ऐसी जैसे शब्द है आपके पास राजू,
शब्द है राजू, तो राजू में जब जा का इसका वर्ण विच्छेद करो तो क्या बन जाएगा, जा और पढ़ाओ। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे उकारांत। क्या कहेंगे इसे, उकारांत। ठीक है, ऐसे एक और शब्द लेते हैं हम, एक शब्द लेते हैं हम आपके पास बच्चों, यहां लिख देता हूं। जैसे सपोज शब्द लिया बच्चों, जब इसका वर्ण विच्छेद करूंगा चा का तो क्या हो जाएगा, चा और उ। याद रखना ये जो आपके पास मात्रा है अंग की, ये लास्ट में आ जाती है। अभी हम वर्तनी का टॉपिक पढ़ेंगे, तो वर्तनी के टॉपिक में देखेंगे कि कैसे वर्ण विच्छेद किया जाता है और कैसे ये जो आपके पास अंग की मात्रा है इसका क्या रोल होता है। तो इसको अंग से समाप्त हो रहा है तो इसे क्या नाम दिया जाएगा, इसको नाम दिया जाता है अंकारा। ठीक है, तो आज हमने आपका वर्णमाला का पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है। आज हम इसको हमने पूरे लगभग 6 पार्ट में हमारी वर्णमाला की पूरी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। तो आज से आपकी वर्णमाला खत्म हो गई है। ठीक है, और आज के बाद अगला जो टॉपिक होगा वो होगा आपके पास वर्तनी। तो वर्तनी में हम क्या सीखेंगे, वर्ण विच्छेद करना सीखेंगे। ये जो 3 सा होती है आपके पास, शा शा सा, उनका क्रम जानेंगे। ठीक है, कई बार आपके संयुक्त रूप होता है, दा का संयुक्त रूप तो होता है, तो दा के संयुक्त रूप के बारे में जानेंगे, वर्ण विच्छेद के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो शिरोरेखा के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। ठीक है, मिलते हैं एक नई क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, चल।